अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। तो चलें दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अकरम अपनी मोटरसाइकिल पर अपने दफ्तर जाया करता था। वो नौजवान था और बच्चों की कहानियाँ छापने वाले एक इदारे में कंप्यूटर ऑपरेटर था। उस दफ्तर में वो कंप्यूटर पर कहानियाँ कंपोज करता था जो बाद में किताबी सूरत में छपती थी। उसे अपनी बहादुरी जताने और डींगे मारने की बहुत आदत थी। दफ्तर में अपने काम से फारिग होकर कहानियों की किताबें पढ़ता और शाम के वक्त घर जाकर अपने चंद दोस्तों से मुलाकात के दौरान अपनी बहादुरी के झूठे सच्चे किस्से सुनाता। तो उसके दोस्त बहुत महजूज होते और उसकी बहादुरी की तारीफ करते। उस तारीफ से अकरम को बेहद खुशी हासिल होती थी। किसी को मालूम न था कि जो कहानियाँ वो अपनी बनाकर सुना रहा है वो असल में उसने किसी किताब में पढ़ी है। एक दिन वो शाम के वक्त घर से निकला तो उसके दोस्त गली से बाहर उसी का इंतजार कर रहे थे। और सुनाओ अकरम, आज कौन सा कारनामा अंजाम दिया तुमने? एक दोस्त ने अकरम से पूछा। बड़ा खौफनाक कारनामा है, अकरम ने मुस्कुरा कर कहा। चलो पार्क में बैठते हैं, वहीं सुनाऊंगा। वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में पहुंचा जो करीब ही था। चारों दोस्त एक बेंच पर बैठ गए। सूरज गुरूब होने वाला था। दोस्तों ने इसरार किया कि वो अपना कारनामा उन्हें सुनाए। छोड़ो यार, खामखा डर जाओगे और रात को सो नहीं सकोगे, अकरम ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं नहीं, तुम सुनाओ, हम नहीं डरेंगे, एक दोस्त ने हंसकर कहा। अच्छा तो सुनो। आज दोपहर में मैं अपने दफ्तर में अकेला बैठा हुआ था और कंपोजिंग कर रहा था कि अचानक लाइट चली गई और कमरे में घुप अंधेरा हो गया। बिजली न होने की वजह से मेरा काम भी रुक गया। मैं बिजली के इंतजाम में बैठे बैठे ऊँघने लगा, मगर एकदम मुझे किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई ना था। मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ, औरत की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो आवाज़ छत की तरफ से आई थी। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। छत से एक बहुत बड़ी छिपकली चिमटी हुई थी और वो मेरी ही तरफ देख रही थी। वो कम से कम 1.5 फुट लंबी और 2 इंच मोटी थी। उसके मुंह से रोने की आवाज़ निकल रही थी, इंसानी औरत की आवाज़। मैं खौफजदा होकर अपनी कुर्सी से उठा ही था कि छिपकली से फिर आवाज़ आई। मेरी मदद करो, तुम्हारा एहसान होगा। तुम कौन हो? मैंने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं प्यासी रूह हूँ और मुझे खून चाहिए, छिपकली ने इंसानी आवाज़ में कहा। खून? क्या बकरी का खून या मुर्गी का? मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं, मुझे तुम्हारा ताज़ा और गरम गरम खून चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी, छिपकली ने कहा तो मैं खौफ से कांपने लगा। मेरा खून? मैंने खौफजदा लहजे में कहा। मगर मेरा खून तो कड़वा है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा कड़वा खून पीती हूँ, मीठा खून मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, छिपकली ने कहा। मैंने मेज़ पर रखे पेपर वेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अगर मैं खून देने से इनकार कर दूं तो फिर? इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे जिस्म से खून का एक एक खतरा निचोड़ लूँगी, छिपकली ने गुस्सीले लहजे में कहा। बको मत, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, मैं बुज़दिल नहीं बहादुर हूँ, मैंने छिपकली को डांटते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे मैंने उस पत्थर का बना हुआ भारी पेपर वेट उठाया और छिपकली को दे मारा। छिपकली के मुंह से भयानक चीख निकली और वो फर्श पर आ गिरी। उसकी चीख इमारत के दूसरे कमरों तक सुनी गई और छिपकली तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरते ही बिजली आ गई और कमरे में रोशनी फैल गई। इतने में इमारत में काम करने वाले मेरे चंद साथी दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए और मुर्दा छिपकली को देखकर हैरान रह गए। अकरम, ये छिपकली को किसने मारा और वो औरत कहाँ है जो चीखी थी? मेरे एक साथी ने पूछा। ये छिपकली चीखी थी, ये दरअसल एक प्यासी रूह है और मेरा खून पीना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे मार डाला, मैंने बताया। और मेरे साथी मेरी बहादुरी पर अश अश कर उठे। इतने में मेरा मालिक भी आ गया। उसे जब मेरे कारनामे का इल्म हुआ तो उसने भी मेरी बहादुरी की बहुत तारीफ़ की और मुझे इनाम के तौर पर 500 रुपये दिए। अकरम खामोश हो गए तो उसके दोस्तों ने भी उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ़ की और अकरम अपनी तारीफ़ पर खुश हो गया। इत्तेफाक से मगरिब के बाद अकरम के मालिक का फ़ोन आ गया। उसने अकरम को हिदायत की कि फ़ौरन दफ्तर पहुँचे, ज़रूरी काम है। अकरम ने इनकार ना किया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर थोड़ी देर में दफ्तर जा पहुँचा। दफ्तर में उसका मालिक मौजूद था। उसने अकरम को एक नई लिखी हुई कहानी दी। इस कहानी को टाइप करो, मैं घर जा रहा हूँ, कहानी टाइप करके मुझे घर पर ही दे जाना। ये कहकर मालिक अपने घर रवाना हो गया और अकरम कंप्यूटर पर कहानी टाइप करने लगा। कहानी काफ़ी खौफनाक और तवील थी। 4 घंटे लग गए। अकरम ने टाइप शुदा कहानी के औराक एक लिफाफे में डाले और दफ्तर से अपने मालिक के घर रवाना हो गया। उसका घर मियानी साहब के कब्रिस्तान की दूसरी तरफ था। वो कई मरतबा मालिक के घर जाने के लिए उस कब्रिस्तान के पास से गुजरा था और उसे कब्रों से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज जुमरात की रात थी और वो पहली बार जुमरात को इस तरफ जा रहा था। उस रोज़ लोग सारा दिन अपने प्यारों के कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए आया करते थे। अकरम ने सुन रखा था कि इस रात को मरने वालों की रूहें अपने कब्रों में मौजूद रहती हैं, इसलिए जब वो चौक से कब्रिस्तान वाली सड़क पर मुड़ा तो मोहतात हो गया। लोड शेडिंग के बायस उस सड़क पर नज़म बत्तियां बुझी हुई थी और हर तरफ तारीकी का राज था। मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स सड़क पर रोशनी फैलाती जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी।
اکرم پر نہ جانے کی وہ خوف طاری ہونے لگا تھا۔ اس نے خبروں کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور موٹر سائیکل کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ اچانک بائیں جانب سے کسی کی آواز سنائی دی، اکرم بھائی ذرا رکنا۔ آواز سن کر اکرم چونک پڑا۔ یہ اس کے کزن عمران کی آواز تھی جو گزشتہ برس نہر میں ڈوب کر مر گیا تھا اور اس کی قبر اسی قبرستان میں تھی۔ اکرم نے رفتار کو کم کرتے ہوئے آواز کی سمت دیکھا، لیکن اس طرف تاریکی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے پھر سڑک کی طرف توجہ کی۔ اسی لمحے بائیں جانب سے ایک سیاہ بلی دوڑتی ہوئی سڑک پر آ گئی جو شاید سڑک عبور کرنا چاہتی تھی۔ اکرم نے اسے بچانے کے لیے فوراً بریک لگائی، لیکن موٹر سائیکل بلی کے ساتھ ٹکرائی اور بلی اچھل کر کئی گز آگے جا گری، جبکہ بلی سے ٹکرانے کے سبب موٹر سائیکل مڑ کر قبرستان میں گھستی چلی گئی اور اکرم اچھل کر ایک قبر پر جا گرا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ فوراً ہی چاروں طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ شور سے اکرم کی آنکھ کھل گئی، مگر پھر اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ خبر پر پڑا تھا اور اس کے ارد گرد چند سفید کفن پوش کھڑے تھے۔ ان کے چہروں سے کفن ہٹا ہوا تھا اور وہ سب اکرم کو خوفوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ خبر کے قریب ہی زمین پر ایک کفن پوش عورت بیٹھی کر رہی تھی۔ اس کا سفید کفن جگہ جگہ سے خون آلودہ تھا اور کفن پوش مردوں کو دیکھ کر اکرم خوف کی شدت سے کانپنے لگا۔ کفن پوش مردے اکرم کو گھیرے کھڑے تھے۔ اسی لمحے قریب کی ایک قبر کا تعویذ ہٹ گیا اور اس میں سے ایک مردہ نکل آیا۔ اس کے جسم پر بھی کفن تھا۔ کیا ہوا؟ یہ آدمی کون ہے؟ اس کفن پوش نے اکرم کو دیکھتے ہوئے دوسرے مردوں سے پوچھا۔ اس کا نام اکرم ہے سردار، اس نے رانی کو موٹر سائیکل کی ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا ہے، ایک مردے نے جواب دیا۔ اوہ رانی میری بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ کفن پوش سردار نے زخمی عورت کی طرف دیکھ کر تیزی سے کہا۔ اس ظالم نے میری ٹانگیں توڑ دی ہیں، کفن پوش عورت نے کراتے ہوئے اکرم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا تم اندھے ہو؟ کفن پوش سردار نے اکرم کی طرف دیکھ کر غضبناک آواز میں پوچھا۔ نہیں، اکرم دہشت کے مارے بمشکل اٹک اٹک کر بولا۔ میں نے اسے زخمی نہیں کیا، وہ تو بلی تھی جو اچانک دوڑتی ہوئی میرے راستے میں آ گئی تھی۔ بکواس مت کرو بلی کے بچے، سردار مردہ دھاڑا۔ وہ رانی تھی جو تمہارے سامنے لہو لہان پڑی ہے۔ سردار مردے کی بات سن کر اکرم اور بھی دہشت زدہ ہو گیا اور اسے اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سردار کی خوفناک نگاہیں اکرم کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ خوف کی شدت سے اکرم کا سر چکرانے لگا۔ کفن پوش رانی درد سے بری طرح کرا رہی تھی۔ سردار اس کمبخت کو سزا دیں، ایک مردے نے سردار سے کہا۔ فکر مت کرو، اسے میں ایسی سزا دوں گا کہ اس کی روح قبر میں بھی بلبلاتی رہے گی، سردار نے غصے لہجے میں کہا۔ سزا کا سن کر اکرم بلبلانے لگا۔ نہیں، مجھے سزا نہ دو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر رانی کو ٹکر نہیں ماری، یہ اتفاقی حادثہ تھا۔ گدھے ہو تم، سردار مردہ غرایا۔ یہ اتفاقی حادثہ تھا تو تمہاری ٹانگیں کیوں نہیں ٹوٹیں؟ تمہارا تو ایک دانت تک نہیں ٹوٹا۔ ارے کمبخت، اگر کوئی دوسرا تمہیں اس طرح زخمی کرتا اور تمہاری ٹانگیں توڑتا تو کیا تم یا پولیس اسے سزا نہ دیتی؟ کیا ظلم کا بدلہ ظلم نہ ہوتا؟ مجھے معاف کر دو، اکرم خوف سے ہکلایا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہیں صرف رانی معاف کر سکتی ہے جسے تم نے معذور کر دیا ہے، سردار نے اٹل لہجے میں کہا۔ اگر یہ مر جاتی تو پھر میرا اختیار ہوتا کہ میں تمہیں سزا دوں یا معاف کر دوں۔ میں رانی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں اسپتال میں اس کا علاج کرا دوں گا، اکرم نے بمشکل کہا۔ میرا علاج صرف تمہارے خون سے ہو سکتا ہے، رانی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں خون دینے کے لیے تیار ہوں، اکرم نے تیزی سے کہا۔ میں ڈاکٹر سے کہوں گا کہ وہ جتنا خون چاہے میرے جسم سے نکال کر تمہارے جسم میں ڈال دے۔ سردار کے سوا تمام مردے ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ اکرم کا دل پھٹنے لگا۔ نہیں، میں اسپتال میں نہیں بلکہ تمہاری رگوں سے خون حاصل کروں گی، رانی نے تیزی سے کہا۔ کیا یہاں خون نکالنے کے لیے کوئی ڈاکٹر ہے؟ اکرم نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے دانتوں سے تمہاری شاعرہ کو دھیڑوں گی اور تمہارا خون پیوں گی، رانی نے ہنس کر کہا اور اپنا منہ کھولا۔ اس کے تمام دانت نصف انچ لمبے اور خنجر کی طرح نوکیلے تھے۔ رانی کے دانت دیکھ کر اکرم کا سر زور سے چکرایا اور اس کا سانس رکنے لگا۔ اسی لمحے سردار نے دوسرے مردوں سے کہا، اسے پکڑو اور اٹھا کر رانی کی خبر میں پہنچا دو تاکہ رانی اس کا خون پی سکے۔ یہ سن کر خوف سے اکرم پر غشی طاری ہونے لگی۔ کفن پوش سردار کا حکم سن کر چار مردے آگے بڑھے اور انہوں نے اکرم کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے اٹھایا تو اکرم کی غنودگی ٹوٹ گئی اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ نہیں، میرا خون مت پیو، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش ہو بے وقوف، جتنا خون تم نے اسپتال میں رانی کو دینا تھا اتنا وہ اپنے منہ سے پیے گی، پھر تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا، سردار مردے نے اکرم کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے رانی سے کہا، رانی انصاف سے کام لینا، اس کے جسم میں اتنا خون باقی چھوڑ دینا کہ یہ زندہ رہے۔ میں صرف اتنا ہی خون پیوں گی جتنا یہ سارے دن میں پانی پیتا ہے، رانی نے ہنس کر کہا۔ یہ سن کر اکرم کی دہشت کے مارے گھگی بن گئی۔ وہ پورے دن میں کم از کم 20 گلاس پانی پی جاتا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن ڈوبنے لگی کہ اتنا خون اول تو اس کے جسم میں ہوگا نہیں، اور اگر ہوا بھی تو رانی کی پینے کے بعد تو ایک خطرہ بھی نہیں بچے گا۔
चुनांचे वो खुद को मुर्दों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, उसने जोर लगाते हुए चीख कर कहा। एक मुर्दे के हाथ से उसकी टांग छूट गई। अकरम ने फौरन ही उस मुर्दे के पेट पे लात रसीद की। वो मुर्दा चीखता हुआ पीछे जा गिरा। अकरम ने दूसरे मुर्दे के पेट पे भी लात जमाई और वो भी चीखता हुआ गिर गया। अकरम की दूसरी टांग आज़ाद हो गई। बाकी दो मुर्दों ने अपने साथियों का हशर देखा तो उन्होंने अकरम के बाजू छोड़ दिए। अकरम अपने पांव पर खड़ा हो गया। उसी लम्हे सड़क की तरफ से पुलिस मोबाइल की सायरन की आवाज़ बुलंद हुई। फौरन ही सरदार मुर्दा और उसके साथी करीबी दरख्तों के झुंड की तरफ भागे और अंधेरे में गायब हो गए। उसी लम्हे रानी सियाह बिल्ली में तब्दील हो गई और उसने चीखते हुए अकरम पर छलांग लगा दी। उसका पंजा अकरम की गर्दन पर पड़ा और वो चीखता हुआ पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। इसके साथ ही उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। होश आया तो अकरम ने खुद को एक कमरे में पलंग पर दराज पाया। उसकी दाएं तरफ एक डॉक्टर और दूसरी तरफ उसका मालिक पब्लिशर खड़ा था। मैं कहाँ हूँ? अकरम के मुंह से कमजोर सी आवाज़ निकली। तुम अस्पताल में हो अकरम, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, पब्लिशर ने खुश होकर कहा। मगर मुझे यहाँ कौन लाया? अकरम ने हैरान होकर उठते हुए कहा। पुलिस। तुम कब्रिस्तान वाली सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे और सड़क पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी जो शायद तुम्हारी मोटरसाइकिल के नीचे आकर मरी थी। तुम्हारी मोटरसाइकिल सवारी भी वहीं गिरी हुई थी, पब्लिशर मालिक ने बताया। मगर तुम बेहोश कैसे हुए जबकि तुम्हारे जिस्म पर कोई जख्म, कोई खराश तक नहीं आई? अकरम ने कोई जवाब ना दिया। वो सोच रहा था कि अगर उसने मुर्दों के बारे में बताया तो कोई यकीन नहीं करेगा और अगर यकीन कर भी लिया तो उसे सब बुज़दिल और डरपोक समझेंगे। लेकिन जब अस्पताल से फारिग होकर वो घर आया और आईना देखा तो अपने गले पर खराशों के निशान देखकर उसे रानी याद आ गई जिसने उस पर हमला किया था और उसके गले पर अपना पंजा मारा था। खराशों के निशानात आज तक अकरम के गले पर मौजूद हैं और वो जब भी आईने में उन निशानों को देखता है तो उस पर खौफ तारी हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। एनी इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।